मैं अपनी सारी हिम्मत जुटाकर जंगल में भाग रही थी। क्या मैं खो गई हूँ? मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। क्या ये मुझे ढूंढ लेंगे? ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे माँ बाप ने मुझे समर कैंप भेजा 1 महीना पहले। मैंने सोचा था कि मुझे जल्द ही यहाँ दोस्त मिल जाएंगे, पर पहला दिन खत्म होते ही सब अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिए गए और किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। लॉकर रूम में भी मैं अकेली रह गई। मैं लाइट बंद करने वाली थी कि अचानक मुझे कुछ लटकता हुआ दिखा छत से। एक कैमरा। आखिर लड़कियों के लॉकर रूम में ये क्या कर रहा था? क्या हमें कोई देख रहा था? मैंने फैसला किया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उन्हें सब बता देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग काफी दूर थी, तो मैंने सोचा मैं जंगल में से रास्ता छोटा करने के लिए चली जाती हूँ। हर आवाज से मैं कांप रही थी क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। बार बार पीछे मुड़ रही थी, सब काला था। अचानक किसी ने मेरी बाजू पकड़ ली बड़ी जोर से। मैं चिल्लाई, पर उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरे सामने एक बूढ़ा कपल खड़ा था। उस आदमी ने मुझे कहा कि ये कैमरा उनका है और मैं इसे रिपोर्ट ना करूं। 1 साल पहले इसी कैंप पे उनकी बेटी बेथ किडनैप हो गई थी। पुलिस उनकी मदद नहीं कर पाई, तभी वो उसे खुद ढूंढ रहे हैं। उस औरत ने अपनी बेटी की तस्वीर निकाल कर दिखाई। वो उससे बहुत प्यार करते थे, मेरे माँ बाप की तरह नहीं, जो खुश होते अगर मैं किडनैप हो जाती तो। उन दोनों ने मुझसे भीख मांगी मदद के लिए। अंकल ने मुझे एक हेयर बैंड दिया जो पुलिस को मिला था। फॉरेंसिक से पता नहीं लग पाया कि वो किसका है क्योंकि उस पर बहुत सारे निशान थे। बेथ की मम्मी ने मेरी तरफ उम्मीद से देखा। मैं हिचकिचाई, पर तभी हमें आवाजें आने लगी। वो दोनों थोड़ा घबरा गए। उन्होंने मुझे एक कागज दिया, उसके ऊपर एक नंबर लिखा और वहां से गायब हो गए। बात करने का समय नहीं था। फिर मैं वहां अंधेरे में अकेले खड़ी रही। अगली सुबह मेरे माँ बाप का फोन आया। उन्होंने ऐसा नाटक किया जैसे वो बहुत घबराए हुए हैं और मुझे याद कर रहे हैं। मैंने तो उन्हें चुप करा दिया। अगर वो मुझे प्यार करते तो मैं यहाँ नहीं होती। बेथ के माता पिता की तरह मुझे उनकी मदद करनी होगी। हमारी टीम वॉलीबॉल मैच की तैयारी कर रही थी। सब लॉकर रूम में खड़े थे। मुझे वॉलीबॉल बिल्कुल पसंद नहीं था, पर ये मेरा मौका था पता लगाने का कि वो बैंड किसका है। मैंने नाटक किया कि वो नीचे गिरा हुआ मिला और पूछा कि ये किसका है। तो एक नई लड़की ने जवाब दिया। आखिर वो आई कब? उसने वो बैंड ले लिया और कहा कि उसका नाम सैंडी है, और फिर बड़े घमंड से कहने लगी कि वो हमारी टीम की कैप्टन है। मुझे वो अभी से पसंद नहीं। मैंने सैंडी से कहा कि मुझे आगे खेलना है टीम में, और झूठ कहा कि मैं एक वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। दरअसल मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ और इसी वजह से हमारी टीम हार गई। सैंडी बहुत गुस्से में थी। फिर उसने मुझे बातें सुनाई और धक्का भी मारा, पर इस सब के बाद मैं ये समझ गई कि वो खतरनाक थी और खुद पर काबू नहीं रख सकती थी। गेम खत्म होने के बाद मैंने बेथ के माँ बाप को फोन किया और उन्हें सैंडी के बारे में बताया। मैं उन्हें बस ये कह पाई कि उस पर नजर रखना। सैंडी सबसे स्मार्ट, सबसे खूबसूरत और सारे स्पोर्ट्स में अच्छी थी। यहाँ तक कि वो समर कैंप का ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीती थी। जजेस को कहा कि अब फाइनली एक नया विनर है। फाइनली नया विनर? इसका क्या मतलब है? मुझे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं चुपके से स्टेज के पीछे चली गई और उनकी बातें सुनने लगी। मुझे लगा कि सैंडी अपने दोस्तों से कुछ तो कहेगी। उसकी सहेलियों ने उसे मुबारकबाद दी। फिर हमें पता चला कि वो हमेशा सेकंड आती थी, पर अब उसने कहा कि अब वो लड़की यहाँ नहीं है और दोबारा कभी नहीं होगी। हे भगवान, क्या वो बेटी की बात कर रही है? आखिर उसके माँ बाप ने भी तो मुझे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तस्वीर दिखाई थी। सैंडी को कंपटीशन बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने उसे रास्ते से हटा दिया। मैं हैरान थी। मैंने 2 कदम पीछे लिए और अचानक स्क्रीन गिर गई। मैंने वहां से भागने की कोशिश करी पर गिर गई। उतने में वो सब मेरे पास आ गए। मुझे लगा मैं तो गई। सैंडी ने मुझे धक्का मारा और कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर फेंक दिया, पर मैं हार मानने को तैयार नहीं थी। सैंडी बेटी के बारे में कुछ तो जानती थी, बस मुझे सबूत इकट्ठा करना था। शाम को कंपटीशन के बाद मैंने देखा कि सैंडी अपनी बिल्डिंग में जाने की बजाय जंगल की ओर चली गई। मेरी टांगें कांप रही थी, पर मुझे उसका पीछा करना था। सैंडी के हाथ में एक शॉवल भी था। वो बीच बीच में रुक कर देखती थी आसपास। क्या करने वाली थी वो इतने अंधेरे में इस जंगल में? तभी वो फोन बजने लगा। हे भगवान, ये सही समय नहीं है। मैंने फोन काट दिया, बस सैंडी ने सुना ना हो। पर वो आवाज बहुत ऊंची थी। सैंडी इधर उधर देखकर मेरी तरफ आने लगी। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे पक्का मार देगी।
पर मैं बच गई। सैंडी वहीं वापस चली गई और जैसे आवाज मुझे आ रही थी ऐसा लग रहा था कि वो कुछ खोद रही है। मैं उसे ध्यान से देखने लग गई। वो थोड़ी जल्दी में लग रही थी। सैंडी ने आसपास दोबारा देखा, फिर एक छोटा सा बंडल निकाला अपनी जैकेट से और उसे उस छेद में डालकर बंद कर दिया। आखिर तुम क्या छुपा रही हो सैंडी? मैंने उसके वहां से जाने की इंतजार करी। फिर बेटी के माँ बाप को फोन किया। मुझे उन्हें सब बताना था पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब मुझे खुद ही कुछ करना था। मैं वहां गई जहाँ सैंडी ने वो बंडल छुपाया था। मैंने मिट्टी में अपने हाथ डाले और जो भी था उसको खींचकर निकाला। उसमें मुझे खून से सने हुए कपड़े मिले। क्या क्या सैंडी ने उस लड़की को टॉर्चर किया था? या घबराकर मैंने वो सब जमीन पर फेंक दिया और वहां से भाग गई। मैं इस कैंप से बस निकल जाना चाहती थी। मैं बेटी के माँ बाप को क्या कहूंगी? अगले दिन सुबह मैंने बेटी के माँ बाप को फिर से फोन किया तो आवाज आई कि ये नंबर ही बंद है। अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो शायद मुझे उन्हें सैंडी के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था और अब वो भी खतरे में है। सिर्फ मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं सैंडी से अच्छी तरह से बात करूंगी ताकि वो खुद ही मुझे सब बता दे। पर वो हमेशा अपनी लड़कियों के साथ होती थी। खाने के समय मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा कि तुम जानती हो मैंने रात को कुछ देखा। उसने मुझे टोक दिया और कहने लगी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैं भी नहीं रुकी। मैं पीछे वाले कमरे से वो शवल ले आई और सैंडी के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। वो वहां आई तो मैंने उसे कहा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने मुझे मना कर दिया पर मैंने उसे धमकी दी और फिर उसे जंगल की तरफ ले गई। हर कदम के साथ मैं और बुलंद होती जा रही थी। सैंडी ने जब भागने की कोशिश करी तो मैंने उसे पैर से अड़ाकर नीचे गिरा दिया। जब हम वहां पहुंचे मैंने शवल से खोदना शुरू किया और सैंडी की तरफ देखा। मैंने उससे कहा कि मैं जानती हूँ तुमने क्या किया है। उस लड़की को तुम ही ने किडनैप किया है ना? तो सैंडी ने मुझसे पूछा मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ। फिर मैंने उसे बेथ के बारे में पूरी बात बताई और उसे कहा कि अब तुम बात मुझसे छुपा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास सबूत भी है। वो रबर बैंड, ब्यूटी कॉन्टेस्ट और अब ये खूनी कपड़े। वो मुझसे पूछने लगी क्या मैं अजीब मूवी ज्यादा देखती हूँ। उसने कहा उसे वो हेयर बैंड पसंद आया था तो उसने झूठ कह दिया कि वो उसका है। कंपटीशन पहले कैंप के डायरेक्टर की बेटी जीतती थी, अब वो बड़ी हो गई है इसलिए इस बार मैं जीत गई। फिर उसने कहा कि वो कपड़ों पर कोई खून नहीं है, वो सिर्फ पेंट था बच्चों को डराने के लिए। पर मैं उसका यकीन क्यों करूं? मैंने उसे कहा कि तुम ये सब बेथ के माँ बाप को बताना। फिर सैंडी थोड़ी देर कुछ सोचने लग गई और उसने कहा कि ये कहानी बड़ी सुनी हुई लगती है। फिर उसने मुझे बताया कि कैंप में एक कहानी और है, एक बूढ़े कपल के बारे में जो जंगल में रहते हैं। वो अपनी बेटी के खूनी को ढूंढ रहे हैं और हर बार जब भी वो आते हैं एक नई लड़की ले जाते हैं। क्या बकवास है। मैंने उससे कहा कि ये सारी कहानियां बच्चों को डराने के लिए होती हैं। पर सैंडी मेरी बात नहीं सुन रही थी। वो घबरा रही थी। वो पीछे जाने लगी और उसने कहा कि ये सब सच है। मेरे पीछे वो बूढ़ा कपल खड़ा था। हे भगवान, मैं बहुत तेजी से कैंप की तरफ भागने लगी। मैं भागते हुए एक बिल्डिंग के अंदर घुस गई। वो लोग मेरे पीछे तेजी से आ रहे थे। उनकी आंखों में बहुत गुस्सा था। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और भागते हुए अपने कमरे में चली गई जो दूसरी मंजिल पर था। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। तभी मुझे एक आवाज आई। मैं पीछे मुड़ी तो मैंने उसके घटिया चेहरे देखे। वो खिड़की से घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपना फोन पकड़ा और वापस जंगल की तरफ भाग गई। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक भाग रही थी। फिर मुझे एक जगह पर अपने जूनियर्स दिखाई दिए बैठे हुए। उनका काउंसलर उन्हें एक कहानी बता रहा था कि जंगल में रात को जाना मना है क्योंकि एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत लड़कियों को ढूंढते हैं जो उनकी बेटी जैसी दिखती है। मैं काउंसलर के पास भागती हुई गई पर उनमें से किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हें आवाज लगाती रही। वो बूढ़ा आदमी और औरत बहुत पास आ चुके थे। फिर मैं वापस भागकर कैंप की तरफ जाने लगी। प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। फिर मैंने अपने माँ बाप का फोन मिलाया पर वो अनअवेलेबल आ रहा था। आखिरी चीज मुझे ये याद है कि मेरे पीछे से काफी तेज की आवाज आई। बस मेरे माँ बाप मुझे हमेशा याद रखें। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो बाहर धूप निकली हुई थी और मैं मुस्कुराई। मैं अपने कमरे में कैसे आ गई थी? हे भगवान, ये सब एक सपना था। जब मुझे एहसास हुआ तो मुझे याद आया कि पिछले दिन मेरे माँ बाप से लड़ाई हुई थी। मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी। मैं नीचे गई डाइनिंग रूम में जहाँ हम हमेशा नाश्ता करते हैं। क्या कहना चाहिए कुछ समझ नहीं आया।
और मैं रोने लग गई। मेरे माँ बाप मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने उनसे कहा कि सब ठीक है अगर आप दोनों मेरे साथ हो, और उन्हें गले लगा लिया। मैं बहुत खुश थी कि मैं घर पर थी और उनके साथ थी।